नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीटी एग्जाम के बारे में और साथ में उन क्वेश्चंस के बारे में जो हरियाणा सीटी के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर हरियाणा के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 6th प्रैक्टिस सेट है जो इंडिया जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसको हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर नोटबुक पे लिखना स्टार्ट करें और बाद में या लास्ट में मैच करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आपकी कितने परसेंट ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये आपका हरियाणा सीटी का 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन आपकी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ऑप्शन 4 है 78, 21, 3 या 71। तो यहाँ पे 21% ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल मिलेगी आपको एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर पूछ ले नाइट्रोजन कितने परसेंट अवेलेबल है तो नाइट्रोजन आपकी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी भाई 78%। और जो बाकी 1% बच गया वो आपका आ गया अदर गैसेस। अब अदर गैसेस में कौन सी आ गई, हीलियम, आर्गन, ये सारी जो है आपकी 1% के अंदर आ चुकी हैं। अब इससे रिलेटेड ये पूछे कि एटमॉस्फेयर है क्या, जो हमारे आसपास एयर है हमारे सराउंडिंग में उसी चीज को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, तो 5 लेयर हैं। कौन कौन सी लेयर हैं, तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे 5 लेयर हैं और उन लेयर्स का नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सोस्फियर। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस चीज से रिलेटेड होगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति आखिरी मुगल बादशाह था भारत के अंदर। तो लास्ट मुगल एम्परर के बारे में पूछा गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। तो जो मुगल एम्पायर है इसकी स्टार्टिंग किसने करी, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो 1526 में करी गई थी। और किसने करी थी, तो वो करी थी बाबर ने। कई बार बाबर की स्पेलिंग ये लिखी जाती है और कई बार लिखी जाती है इस तरीके से। अब बाबर भारत के अंदर मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग करेगा 1526 से लेके और 1530 तक इसने रूल किया, यानी 4 साल। और इन 4 सालों में इसने काफी युद्ध भी लड़े और उसके बाद एक भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें बाबर जो है वो हारता है या डिफीट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट मुगल एम्परर। तो बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह थे भारत के और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, या 1857 की क्रांति का नेता जो है वो इन्हें चुना गया था। अब बहादुर शाह जफर जो है इनका पेन नेम क्या है, ये आपके शायर थे, पोइट थे और एक कैलीग्राफर भी थे, यानी अच्छी राइटिंग थी इनकी। तो पेन नेम क्या है इनका, जिस नाम से ये कविता या शायरी लिखते थे वो था जफर। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। उसके बाद ये पूछ लें कि बहादुर शाह जफर कब से लेके कब तक राजा रहे, तो 1857 से 37 से लेके 57 तक, यानी 20 सालों तक इन्होंने शासन किया। अब बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो इनके बारे में एक दो चीजें और हैं, या मुगल एम्पायर के बारे में एक दो चीजें और हैं। क्या चीज है, तो जफर की अगर हम बात करें तो जफर को क्या किया था, 1857 की क्रांति का दोषी माना गया और इसको डिपोर्ट कर दिया, यानी भारत से निकाल दिया। और निकाल के कहां भेजते हैं, रंगून के अंदर। और रंगून नाम की जगह कहां पे है, उस समय तो बर्मा में थी, पर इस बर्मा को आज के टाइम में बोलते हैं म्यांमार, जो कि भारत की एक नेबरिंग कंट्री है या भारत का एक पड़ोसी देश है। तो बहादुर शाह जफर जब वहां पे जाता है तो उसके बाद इसकी डेथ होगी 1862 के अंदर, यानी कि 5 साल बाद, 1857 की क्रांति के 5 साल बाद। तो ये चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर और पूछे मुगल एम्पायर से रिलेटेड, तो मुगल एम्पायर की स्थापना किसने करी, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो इनकी एक बार सीक्वेंस देखते हैं, या फिर ये जो ऑप्शंस हैं इन्हीं में से सीक्वेंस देख लेंगे इनकी कि कब से लेके कब तक किसने शासन किया। तो औरंगजेब की अगर पूछें तो औरंगजेब शासक बना 1658 में और मृत्यु हुई 1707 के अंदर। अब औरंगजेब ने क्या किया था, 9th सिख गुरु को एग्जीक्यूट करवाया,
ठीक है। 9th सिख गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। उनको एग्जीक्यूट करवाया औरंगजेब ने। उसके बाद अगर पूछे औरंगजेब से रिलेटेड, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब ने अपने फादर को जेल में डाल दिया था, शाहजहां को, और लगभग आपका 8 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। अकबर की अगर बात करें तो अकबर राजा बनता है 1556 से लेके 1605 तक, और पानीपत के दूसरे विश्व युद्ध में अकबर ही पार्टिसिपेट करता है, या अकबर का सेनापति था अकबर की तरफ से बैरम खान। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है भाई? नेक्स्ट है कि आपकी ओशियंस के अंदर या समुद्र के अंदर एवरेज सैलिनिटी कितनी है। तो यहां पे बात करी गई है कि 1 लीटर पानी अगर हम समुद्र से निकालते हैं तो उसमें कितने % आपका नमक मिलेगा, या फिर आपका पूछ रहे कितने ग्राम, तो 35 पार्ट्स पर 1000, यानी 1 लीटर में 35 ग्राम। कितना? 35 ग्राम जो है वो हमें नमक जो है मिलेगा अगर हम समुद्र के पानी को निकालते हैं। और ये आपका अलग अलग हो सकता है। अगर आप ओशियंस में जाओगे तो अलग होगा, अगर आप किसी लेक में जाओगे तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा हो सकती है, या नमक जो है उसके अंदर ज्यादा होगा। नेक्स्ट है भाई, ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या कहते हैं? पंच, सरपंच, सेक्रेटरी या काउंसलर। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पंचायत से रिलेटेड नहीं है। और जो ये सेक्रेटरी का पद है ये आपका एक सरकारी कर्मचारी है जिसे सरकार के द्वारा भेजा जाता है या फिर नौकरी दी जाती है। सरपंच को गांव के लोग ही इलेक्ट करते हैं। और सरपंच की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो 21 साल उम्र होनी चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और साथ में आपका बिजली का जो बिल है वो उसने पूरा कर रखा हो। साथ में एलिजिबिलिटी और भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो उन्होंने पूरी कर रखी हो। सरपंच की अगर बात करें तो सरपंच कितने साल के लिए बनता है? तो इसकी जो टर्म है वो है 5 साल। और जो पंचायत है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? जो पंचायत है उन्हें संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और जो ये सरपंच है इसके पास या पंचायत के पास 28 ऐसे सब्जेक्ट हैं, सॉरी 28 न्यू, एक सेकेंड, 29 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पंचायत आपकी काम कर सकती है। अब इसमें पूछा क्या गया है, ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं पंच, या फिर कई बार इन्हें बोला जाता है वार्ड मेंबर। और इन वार्ड मेंबर के लिए भी इलेक्शंस जो है वो कराए जाते हैं, ये चीज हम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब पूछ रहे कि पहली बार सबसे पहले भारत के अंदर इलेक्शंस कहां पे करवाए गए पंचायत के लिए? तो वो राजस्थान है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, विच इज द फेडरल बैंक ऑफ इंडिया दैट कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है भारत के अंदर? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट या कंट्रोल करता है, और इसकी स्थापना जो है वो करी गई है आपकी 1935 के अंदर। और जब पहली बार स्थापना हुई इसकी तो उस समय हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर, और फिर आपका ट्रांसफर किया हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई के अंदर। और फिलहाल या एट प्रेजेंट जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, दलाल स्ट्रीट में। ठीक है, ये चीज हम इससे रिलेटेड देख लेंगे। और अगर पूछ रहे फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे उस समय 1935 में? तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो है वो आपके फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। और इंडियन पूछ लें तो उसका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मॉडर्न डे कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका पुराना नाम कलिंग था, और आपका अशोक ने कलिंग के ऊपर अटैक भी किया था 261 बीसी में। तो अब इसका नाम क्या है कलिंग का आज के समय में? तमिलनाडु, कोस्टल ओडिशा, कर्नाटक या बंगाल? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो आपका ओडिशा राज्य है उसे पहले कलिंग कहा जाता था। अब ओडिशा की अगर कैपिटल पूछ लें तो वो हम बता सकते हैं, पर ओडिशा में एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है पारादीप पोर्ट। ठीक है,
इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर और बात करें तो उड़ीसा में एक मंदिर भी है भाई, पुरी टेम्पल। पुरी टेम्पल उड़ीसा में है। एक जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक, ये दोनों आपके उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट अगर पूछ लें तमिलनाडु की कैपिटल, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं चेन्नई है, और चेन्नई नाम से एक आपकी पोर्ट भी है यहाँ पे लोकेटेड। कर्नाटक के अंदर एक पोर्ट है मैंगलोर। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और साथ में कर्नाटक की राजधानी भुवनेश्वर है। बंगाल अब नहीं है, पहले था, और 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था। मॉडर्न डे बांग्लादेश, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, वो सारा एरिया आपका बंगाल कहलाता था, या बंगाल कहते थे भाई, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बोलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को, यानी कौन से राज्य को या फिर यूनियन टेरिटरी को किस नाम से, क्राउन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है? अब जो क्राउन है वो होता है सबसे ऊपर, और यहाँ पे इन चार ऑप्शन में सबसे ऊपर भारत के क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि मॉडर्न डे एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि 2019 के अंदर बनाई गई थी। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसे क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसे हिमाचल प्रदेश को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, या लैंड ऑफ गॉड्स, यानी मंदिरों की भूमि या फिर आपकी देवताओं की भूमि हम किसे कहते हैं, आपका हिमाचल प्रदेश को। और पंजाब को कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जहां से 5 नदियां जाती हैं, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई? इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आपकी पंजाब से ही पास होती हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि इसके अलावा बात करें तो भारत की राजधानी भी है न्यू दिल्ली। ठीक है, इतनी चीज इस क्वेश्चन से हम याद रख सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं। तो अगर ये पूछें कि भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं, तो फिलहाल आपके 6 हैं, पर पहले कितने थे? 7 थे। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई बैठा था भाई यहाँ पे, उसको थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होगी, तो इस करके थोड़ी आवाज आ रही थी, वो बाहर जा चुका है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो टोटल कितने हैं भाई? टोटल तो हैं 6 एट प्रेजेंट, और पहले कितने थे? पहले थे 7। अब बात करें कहां से लिए हैं आपने? टेकन फ्रॉम भाई, कौन से देश से लिए हैं? तो अमेरिका से हमने लिए हैं। यूएस से लिख दें या फिर अमेरिका लिख दें भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कौन से पार्ट में है? संविधान का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ये मेंशन है, और आपका आर्टिकल नंबर कहां से? 12 से लेके 35 तक है। एक और फंडामेंटल राइट था जिसे डिलीट किया गया, तो उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। और आज के समय में ये क्या है? पहले तो चलो मान लिया फंडामेंटल राइट्स थे, आज के समय में ये आपका एक लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है। और आर्टिकल 300A में है क्या? आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो एक फंडामेंटल राइट था, वो आज के समय में आर्टिकल, यार ये क्या बात है, आर्टिकल 300 में है भाई, 300A में। इतनी याद हम रख लेंगे, पहले 31 में था। तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, इस तरीके के सारे इसी के अंदर है। वो टोटल 6 हैं, पहले 7 थे, ये हमने बता दिया कौन से देश से लिए गए हैं, ये हमने बात कर ली। और यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसके द्वारा? ये कहा है आपका अंबेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने। कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है भाई? तो वो आपका है आर्टिकल 32, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये आर्टिकल 32 है क्या? आर्टिकल 32 है भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आपका आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है।
अब आते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन पे है, आपको अगर जवाब आता है तो आप बताने की कोशिश करें, और अगर नहीं आता तो आप 1 मिनट इंतजार करें, मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। यहाँ पे कहा गया है रूफ डांस कौन से राज्य का फोक डांस है। तो रूफ की अगर बात करें तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ईद जैसे त्योहारों पे किया जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर की जो औरतें हैं और लड़कियां हैं वो इसे करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो जम्मू एंड कश्मीर होगा। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया अगस्त 2019 में। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता है आप बता सकते हैं। जैसे वुलर झील कहाँ पे है, वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। दाल लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तरीके की चीजें हम बता सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अगर हमसे पूछे तो। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2025 का महाकुंभ कहाँ आयोजित कराया गया, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में। पर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, राजधानी आपकी लखनऊ है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज कहाँ पे है, प्रयागराज यूपी में है, और यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी रिवर्स मिलती है भाई, रिवर्स मिलती हैं यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, ऐसी मान्यता है। अब गंगा और यमुना तो मिलती हुई दिखती हैं पर सरस्वती हमें नहीं दिखती। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, जो भारत की सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। VISHAKAPATNM, विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया की। इंडिया की सबसे गहरी पोर्ट कौन सी है भाई, तो हम बता देंगे डीपेस्ट पोर्ट है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम नाम से। अगले पर्सन की तरफ आते हैं। अगले पर्सन में क्या कहा गया है, इनमें से ये जो मौर्यन शासक हैं इनमें से कौन सा शासक, ये शासक नहीं था, ये राजा नहीं था चाणक्य, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, ठीक है भाई। और एक कह सकते हो इसने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। कौन सी किताब लिखी है इसने, पहले तो ये देखो कौन सी किताब लिख दी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भाई, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बाद में, क्योंकि चीजें बोलना भी है लिखनी भी है, सारी चीजें ध्यान कई बार नहीं रहती। तो पहले मौर्यन रूलर जो हैं वो आपके कौन हैं, जिन्होंने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया। अब सबसे पहली बात है ये कि सर इंस्क्रिप्शंस क्या हैं। देखो हम हरियाणा के स्टूडेंट हैं और हमें ज्यादातर सर हिंदी में पढ़ाया जाता है, और सबको यही लगता है कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो इंग्लिश नहीं आती तो भी हम अच्छे से करेंगे भाई। अब इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे हम गाँव में देखते हैं कि हम हमारे बर्तनों के ऊपर नाम लिखवाते हैं ताकि पड़ोसी लेके जाए तो वापस लेके आ सकें कि हाँ ये हमारा बर्तन है, देख लो नाम लिख रखा है। तो ऐसी ही चीजें पहले राजा करते थे, मेटल के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर लिखवाता था अपना मैसेज राजा, और उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैसेज इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाने का काम किस राजा ने किया, सबसे पहले तो वो अशोक ने किया। अशोक की बात करें तो अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्ध धर्म को अपनाया, और अशोक ने बुद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका के अंदर अपने बेटा और बेटी को भेज दिया था। बिंदुसार की बात करें तो ये अशोक का बाप था, अशोक के फादर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त अशोक के दादा थे, ये मतलब बिंदुसार के फादर हैं। ये फाउंडर हैं, किसके हैं फाउंडर भाई, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन साम्राज्य की स्टार्टिंग किसने करी, इसने। किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य को एक और नाम से जाना जाता है, अदर नेम, और याद रखना इसका कि इसका अदर नेम क्या है, कौटिल्य है। अदर नेम क्या है, कौटिल्य इसका अदर नेम है, दूसरा नाम इसका क्या है, कौटिल्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। मैंने बताया अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार के फिर राजा बनता है, ऐसा बताया जाता है अलग अलग ग्रंथों में। अब ये बताओ कि इनमें से टाइगर, हम सभी को पता है टाइगर खावे भाई अकेली मीट। अब ये जो टाइगर मीट खावे है, नो बताओ ये कैसा जानवर है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, कैटल है, हर्बीवोरस है, ठीक है। तो कार्निवोरस जो आपका मीट खाता हो, ओमनिवोरस जो सब कुछ। ओमनी का मतलब ही क्या होता है, ओमनी का मतलब ही भाई ऑल होता है, ठीक है, यानी जो सब कुछ खा ले। कैटल मतलब जैसे भेड़, बकरी, ठीक है, और इसमें गाय, भैंस ये कैटल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ खा लेता हो वो नहीं, मीट खाता हो उसकी पूछिए, ओनली ईट्स मीट, ओनली वर्ड देखेंगे तो कार्निवोरस है भाई। जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं भाई,
नेक्स्ट है अपना, ये बताओ इनमें से जो आपके छोटे पौधे होते हैं जिनकी कुछ एक टहनियां निकलती हैं और जिनका स्टेम या तना जो है, तना किसे बोलते हैं, ये पेड़ मान लो भाई छोटा सा, देखो ऐसे ही बनाना आता है मेरे को। ओहो एक गलती कर दी भाई, ग्रीन कलर से बनाना था ये, ठीक से ये बना देंगे। देखो ऐसे लिया, ऐसे किया, ठीक है, ये वैसे तो ठीक नहीं बना, तो मैं सिर्फ इसके बारे में बता दूं, स्टेम बोलते हैं भाई इसे, ठीक है। तो जिनका स्टेम क्या हो भाई, ग्रीन हो और कुछ एक ब्रांचेस हो, यानी इनकी जो टहनियां हैं, टहनी जो है वो कुछ एक हो, ठीक है, कुछ एक टहनियां हो इसकी, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं श्रब्स। क्या बोलते हैं भाई, श्रब्स उसे बोला जाता है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत ना होगी भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स ऐसे पौधे होते हैं जो बेल की तरह ऊपर चढ़ते हैं, जैसे घिया की बेल, तोरी की बेल, मनी प्लांट, वो सारे क्लाइंबर्स में आते हैं, काकड़ी और ये सब चीजें। नेक्स्ट पर्सन पे आओ। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से यूं बताओ कि कौन से देश में 1950 के दशक में, कौन से देश में 1950 के दशक में सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आपका सिविल राइट्स आंदोलन चलाया गया। तो भाई देखो अमेरिका की अगर बात करें ना, तो अमेरिका में पहले था भेदभाव का सूखता तकड़ा। अब भेदभाव किस तरीके से, मान लो कोई भी वहां पे व्हाइट या गोरा चिट्टा आदमी है, वो बस में बैठ गया या किसी भी जगह पे गया और वहां पे कोई आपका आदमी ब्लैक जो है वो बैठा है और व्हाइट खड़ा है, तो व्हाइट बैठेगा और ब्लैक को खड़ा होना पड़ेगा, यानी उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से भेदभाव था रंग के आधार पे, कहां पे, अमेरिका के अंदर। तो इसी रंग के आधार के ऊपर भेदभाव को खत्म करने के लिए यह आंदोलन चलाया अमेरिका के अंदर, अफ्रीकन अमेरिकन ने। तो कहां पे स्टार्ट हुआ, ये अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ। अगर पूछ ले अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है, तो अपने 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के तो है भाई ट्रंप, ठीक है, काका ट्रंप है। जर्मनी के अंदर भाई इलेक्शंस हुए हैं और नया बंदा ही आपका अभी बन के आया है, शायद उसका नाम देख लेना। यहाँ पे कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है, यहाँ पे स्टेनमर है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। नेक्स्ट पर्सन की तरफ आते हैं, इनमें से भारत का कौन सा राज्य है, इनमें से भारत का कौन सा राज्य चंदन के लिए फेमस है आपका, ये आप मुझे बताओगे। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन, पुष्पा देखी होगी भाई सबने। अब पुष्पा में क्या है, वो चंदन वाला ही मैटर था सारा का सारा। तो आप मुझे बताओगे कि सैंडलवुड के लिए कौन सा राज्य फेमस है। कर्नाटक है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है। यार तीनों ऑप्शन बकवास हैं, एक ही बच्चे दक्षिण भारत के अंदर चंदन वो है, तो दक्षिण भारत का ऑप्शन एक ही है और ये हम लगा देंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूं कि इसे क्या बोलते हैं, चंदन। चंदन आप मंदिर में जाते हो, तिलक लगवाते हो, किसका लगता है, वो चंदन का। अब इस चंदन की लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है भाई परफ्यूम बनाने में, ठीक है, और उसके अलावा फेस वॉश और इस तरीके की चीजों में नहीं यूज किया जाता है। तीसरी बात ये कि भाई देखो ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी अब तक मैंने कराए हैं और आगे कराऊंगा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके हरियाणा सीटी एग्जाम में आ सकते हैं, और आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपका एग्जाम टाइम सिर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आज ही कहीं सुना था जिसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि भाई एग्जाम अभी शायद 2-1 महीने और ना हो, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लो, यानी अपने जो हथियार हैं, पेन पेंसिल नोटबुक सारे तैयार रखो, जैसे ही पेपर हो अपने करके आ जाना। ये नहीं है कि भाई हाँ छोड़ दी पढ़ाई, अभी 2 महीने पेपर नहीं होगा तो पढ़ाई छोड़ दी, लगातार लगे रहो, पेपर होगा, नौकरी मिलेगी। बात सीधी सी है। अभी जो भाई बैठे थे मेरे सामने वो आपके हरियाणा सीटी क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, अभी वो गया है 5 से 7 मिनट पहले। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी नौकरी मिल सकती है, और जो भाई अभी सामने बैठे थे उनका आपका एसएससी सीजीएल जो है उसका प्रीलिम्स भी हो रखा है और मेंस में भी अच्छे खासे मार्क्स उनके बन रखे थे, पर टाइपिंग में उनका थोड़ा सा आप कह सकते हो चीज़ जो है वो उनके फेवर में नहीं रही। तो उनसे आपको कभी मिलवाऊंगा अगली बार जब आएंगे, अभी तो शायद बाहर बैठ गए वो, तो उनसे बात करेंगे अगली बार कि क्या कुछ रहा उनका जब भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पे सीधी सी भाषा में बात करें तो उनसे मैंने पूछा यार हरियाणा के स्टूडेंट जो थोड़ा ये सोचते हैं पेपर आ गया तो तैयारी कर लें, पेपर नहीं आया तो तैयारी छोड़ दें, तो कोई फायदा है? बोले भाई लगातार लगे रहो और पढ़ते रहो,
ठीक है। जो एसएससी वाले स्टूडेंट निकाल रहे हैं वो डेफिनेटली आपका हरियाणा तो निकाल ही लेंगे। तो यानी अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखो और अकेले हरियाणा के ऊपर निर्भर ना रहो, एसएससी की तैयारी लेके चलो, हरियाणा के एग्जाम आपके निकल सकते हैं। और स्पेशली जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उनको तो देखो बेनिफिट है, पर थोड़ा सा पेशेंस उन्हें रखना होगा। एक नेक्स्ट पर्सन की तरफ आते हैं। अपन ने बात कर ली कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे चंदन सबसे ज्यादा या फेमस है चंदन के लिए, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहली बार, ओहो भाई ओहो, एक सेकेंड भाई, ये मैंने अच्छे से एडजस्ट नहीं किया, एक सेकेंड। हाँ, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने सबसे पहली बार मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस करी, तो ये थे आपकी तमिलनाडु के कामराज जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। 1959 की बात है, के कामराज। अब ये क्या करते हैं, के कामराज ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करते हैं चेन्नई के कुछ स्कूल में, ठीक है, और देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये स्कीम काम कर पाती है। जब इस स्कीम ने अच्छे तरीके से काम किया तो इन्होंने पूरे तमिलनाडु के अंदर इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया या इंट्रोड्यूस किया। तो हम इस चीज को याद रखेंगे, मिड डे मील स्कीम सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में स्टार्ट हुई, तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुई। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री था जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगला पर्सन आप सभी की सामने है स्क्रीन के ऊपर और इस पर्सन को आप देखें। इनमें से पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है साइज के मामले में आफ्टर एशिया। देखो आफ्टर एशिया का मतलब क्या है, यानी पहले नंबर पे तो आपका यही है एशिया, दूसरे नंबर पे एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी आपका कौन सा है, अफ्रीका है। उसके बाद एक सीक्वेंस याद कर लें, देखो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जिसे बोलते हैं, फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे क्या है, अंटार्कटिका, सिक्स्थ नंबर पे क्या है, यूरोप है, सेवंथ नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है तो इसे हम बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं भाई, आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब अंटार्कटिका पे बर्फ जमी रहती है तो इसे बोलते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। 5 ओशियंस हैं भाई, कितने ओशियंस हैं, 5 ओशियंस हैं। तो 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहले पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर आपका आ गया अटलांटिक, फिर आ गया इंडियन, फिर आ गया आर्टिक, सबसे छोटा भी स्मॉलेस्ट। ठीक है, फिर आ गया कौन सा भाई, फिर आपका लास्ट आ गया साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, साउदर्न या अंटार्कटिक ओशियन। ये 5 समुद्र है भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 समुद्र है और 7 कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसका जवाब दे दिया था ना पाने, इसका जवाब दे दिया भाई, अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि दिल्ली के अंदर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संगीत नाटक अकेडमी और ये सारे इसी के अंदर मिलके जो है इसकी स्थापना करती हैं। और 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसकी स्थापना करी जाती है दिल्ली के अंदर। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और काफी बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही पास आउट हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन या असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला, इसे बंद कर दिया था या महात्मा गांधी ने रोक दिया था, क्योंकि आपका क्या हुआ था, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन के अंदर रोक के। तो कहां पे ये घटना हुई थी, तो ये हुई थी चोरी चौरा नाम की जगह पे, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई। और उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन, सॉरी असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन को हिंदी में असहयोग बोलते हैं भाई, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इतना बड़ा अंग्रेजी नहीं हूं पर चीजें इतनी ज्यादा नहीं करें हिंदी में, इसे बोलते हैं असहयोग, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में फिर महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। चंपारण कब हुआ, 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ, 1918 में।
खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। ये सारी चीजें याद रखनी है। चंपारण के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? राजेंद्र शुक्ला। अहमदाबाद गए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, खेड़ा गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। खेड़ा के अंदर फसल ली हुई थी और किसानों से अंग्रेज लोन मांग रहे थे, सॉरी वो मांग रहे थे टैक्स। महात्मा गांधी बोले कोई टैक्स नहीं देना, नो फसल नो टैक्स। नेक्स्ट आओ भाई, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहला प्रश्न देखो भाई, इसका जवाब, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 के 22 के शायद ये। मैंने क्या कहा है, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है? 5। पर्सन क्या है? पर्सन क्या है भाई? पर्सन आपका एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है बता सकते हैं हम? अरे यार कहाँ गया भाई, अच्छा ये है पर्सन, ओके। कितनी लेयर है? तो इसके 5 लेयर है भाई एटमॉस्फेयर के, भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो मिल जाती हैं, और साथ में कांग्रेस के 2 फैक्शंस थे, एक तो मॉडरेट्स थे और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। अब ये दोनों भी आपके एक साथ मिलेंगे। 1916 में लखनऊ पैक्ट होगा, और इस समय आपकी हेड कौन थी? लखनऊ के अंदर सेशन था, हेड या प्रेसिडेंट थे कौन कांग्रेस के? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। जल्दी बताओ भाई इसका क्या होगा आंसर? तो ये कब हुआ? 1916 के अंदर हुआ था। इसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे नरमदल और गरमदल दोनों मिल गए थे। अब गरमदल में कौन था? गरमदल में एक व्यक्ति था जिसे हम बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। क्या बोलते हैं? बाल गंगाधर, जल्दी बताओ भाई, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। आई थिंक ये चीजें समझ आई होंगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जाएं टेलीग्राम पे और सर्च करें एग्जाम टॉक्स, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, और इस पीडीएफ को आप जाके दोबारा से रीड कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़ क्या यार, नए क्वेश्चन या नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।